जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमनी कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुपद का लेक्चर 4 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग बहुपद का गुणनखंड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या है? तो एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर और गुणांक होते हैं और चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो, वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, जेड हो और कोफिशिएंट 5, 6, 7 कुछ भी। यानी कह सकते हैं कि 3x और क्या, इस पर घात की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 2x² +x +5। ये क्या हो गया जी? तो बहुपद हो गया। यानी कि जिसमें क्या हो, तो जिसमें चर हो और गुणांक होते हैं, चर और गुणांक होते हैं, और इसका चर का हमेशा जो घात होगा क्या होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। वो क्या कहलाएगा? तो बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं कि बहुपद का गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड क्या है, पहले गुणनखंड देखते हैं। तो जब हम किसी संख्या को का व्यंजक को दो या दो से अधिक छोटे व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो वह छोटे व्यंजक उसके गुणनखंड कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ दो उदाहरण दिया हुआ है संख्याओं का और बहुपद का। एक संख्या 12 है, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6 12 हो जाएगा जी। लिख सकते हैं 3 × 4 12 हो जाएगा जी। या लिख सकते हैं 2 × 3 × 2, या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। यानी इस प्रकार से क्या, ये 12 का क्या हो जाएगा, ये सब क्या है जी? तो ये सब गुणनखंड है। यानी छोटे छोटे व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और बहुपद का उदाहरण यहाँ देखिए, x² - 4 यानी इसका छोटा व्यंजक के रूप में लिखा गया है x + 2 और गुना x - 2, यानी ये दोनों का गुणनफल के रूप में क्या, इसका गुणनफल करने पर क्या निकलेगा? x² - 4। यानी कि इसका ये छोटे से रूप में दो या दो से अधिक व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तो गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड की आवश्यकता क्यों? तो पहला है बीजगणितीय समीकरणों को हल करने में, और दूसरा व्यंजकों को सरल बनाने में। यानी बीजगणितीय समीकरण को हल करने के लिए हम लोग किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो गुणनखंड की। दूसरा, व्यंजकों को सरल बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो गुणनखंड की। और गुणनखंड करने की विधियां कितनी है और किस किस प्रकार से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं? तो पहला है सार गुणनखंड निकालकर, या सार गुणनखंड निकालना। दूसरा है सब समीकरणों का उपयोग करना। तीसरा है मध्य पद को तोड़कर। तो हम लोग ये तीनों विधि के हिसाब से कुछ उदाहरण को देखते हैं। चलिए, पहला विधि सार गुणनखंड निकालना। यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 3x + 9, यानी कि दो प्रकार का बहुपद है, 3x + 9 और 4x² - 6x²। यानी कि दो अलग अलग बहुपद है, दोनों में एक सार गुणनखंड निकालकर हम लोग क्या निकालेंगे? अभी तो गुणनखंड निकालेंगे। चलिए देखते हैं 3x + 9, यानी कि 3x + 9, 3x और 9 में क्या होना चाहिए? तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए कि दोनों में हो। यानी इसमें क्या है, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 3x को क्या लिख सकते हैं? 3 × x। दोनों में गुना के रूप में कितना दिख रहा है जी? 3 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ कर सकते हैं कि 3x + 9, 3x + 9 किसको कॉमन निकाल लें? सार गुणनखंड के रूप में सार किसे निकाल लें? 3 को निकाल लें। क्या लिख सकते हैं? x प्लस में 3, यानी इससे क्या निकल गया? गुणनखंड निकल गया। यानी 3x + 9 को लिख सकते हैं 3 × x + 3 के रूप में। दूसरा है 4x² - 6x²। तो इसमें दो अलग अलग चर दिया हुआ है, x और y। तब यहाँ अगर इसे तोड़ के लिखना चाहें, और 4 और 6 संख्या क्या दिया हुआ है? 4 और 6। तो 4 में क्या कॉमन है? तो 2 × 2 लिख सकते हैं इसके, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। यानी कि संख्या में कितना कॉमन दिख रहा है? यानी कि 2 कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए, इसमें 2x, x × x, इसमें y, एक y, इसमें x × y, इसमें x और y कॉमन दिख रहा है। यानी कि चलिए देखते हैं, सार को ले लेते हैं 2xy। इसमें क्या बचेगा? 2x - 3y। यहाँ मतलब ये गुणनखंड जो बहुपद दिया हुआ है दो छोटे व्यंजक के रूप में टूट गया। यही, यानी कि 4x² y - 6xy² का क्या लिख सकते हैं? तो 2xy ब्रैकेट 2x - 3y।
यानी कि ये इसका क्या निकल गया, तो ये इसका गुणनखंड निकल गया। कौन सा विधि से, तो सार गुणनखंड निकाल कर। दूसरा विधि सर्व समीकरणों का उपयोग करना। तो कुछ सर्व समीकरण लिखा हुआ है, उसके पहले देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला क्या लिखा हुआ है जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तीसरा सर्व समीकरण क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी कि ये महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है जिनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे। तो देखते हैं, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी कि यहाँ प्लस में है। यानी कि मान लें पहला अगर ए स्क्वायर है, लास्ट वाला बी स्क्वायर है, तो पहले बीच का देख लेते हैं क्या मेरा ये 2ab है कि नहीं। प्लस है तो प्लस का 2ab, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का 2ab। यानी एक ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर क्या निकल जाएगा जी, एक्स निकल जाएगा। और बी का स्क्वायर बराबर 9 है तो बी का मान कितना निकल जाएगा, √9 बराबर कितना निकल जाएगा 3। और यहाँ चेक करना है कि 2ab 2 गुना में ए कितना, एक्स बी कितना 3, यानी 2ab कितना गया 2 गुना में 3 6 6 एक्स आ गया। यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, तो किसका है, तो यानी कि ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का उपयोग करके इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए दूसरा 4y स्क्वायर माइनस 25, तो ये कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग करके हुआ है, तो देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं 25 भी किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 4y स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। इसे और बेहतर बनाने के लिए लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं सर्व समीकरण के आधार पर कि 2y, एक बार में प्लस के साथ प्लस में 5, एक बार माइनस में 2y माइनस में 5। यानी कि सर्व समीकरण का उपयोग करके सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा विधि मध्य पद को तोड़कर। यह विधि मुख्यतः द्विघात बहुपदों के लिए उपयोगी है। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है जी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए उपयोगी है। तब यहाँ देखते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालने का कितने चरण के रूप में है, तो 4 चरण है। तो क्या इसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है वो पहले देखते हैं। पहला क्या है कि ए और सी का गुणनफल ज्ञात करें, ए और सी का गुणनफल ए सी ज्ञात करें। यानी कि बहुपद इस रूप में दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए और सी को क्या करना है जी, पहले गुना करके देखना है। तो यहाँ पर नीचे कहीं ना कहीं देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी एक्स स्क्वायर में ए कितना है, तो ए है, इसमें ए कितना है इसका, ए है, और सी कितना है इसका, तो 6। तो ए गुना सी कर लेते हैं, ए गुना सी क्या आ जाएगा, 1 गुना में 6 बराबर कितना 6। यानी पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या करें, दो संख्याएं p और q ज्ञात करें जिनका गुणनफल ac हो, यानी कि p गुना q बराबर कितना आना चाहिए, ac आना चाहिए, और योग b हो, p प्लस q बराबर b होना चाहिए। यानी करने का मतलब 6 को, यानी 6 का गुणनखंड निकाले इस रूप में कि उसका जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 को लिख सकते कितना, 1 गुना 6, जोड़ने पर नहीं आएगा, जोड़ने या घटाने पर यानी कि हाँ योग करने पर कितना आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। तो b कितना है इसमें, तो b है 5। हम लोग 6 को इस रूप में तोड़ सकते हैं क्या, 2 गुना 3 के रूप में, हाँ तोड़ सकते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है। तीसरा क्या, मध्य पद को bx को p प्लस qx के रूप में लिखें। यहाँ पर हम लोग जो प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, यानी मध्य पद मेरा किस रूप में टूटा, 2 गुने 3, इसको किस रूप में लिखना है, 2x प्लस 3x के रूप में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6। फिर पदों को समूहित करके सार गुणनखंड निकालें। अभी समूहित करते हैं, ये दो पद को समूहित करके क्या करते हैं, सार निकालते हैं। यानी कि इसका कॉमन कौन सा है, एक्स से, तो क्या निकलेगा एक्स प्लस में 2 प्लस में इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें 3 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा एक्स प्लस में 2।
अब देखिए x+2 दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा कि x+2 कॉमन लेने पर इसमें क्या बचेगा x, इसमें क्या बचेगा 3। ये क्या आपका निकल गया, ये मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंड निकल गया। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड करें। तो पहला जो निम्नलिखित विधि सीखे हैं 1 2 3 सार गुणनखंड वाला, सर्वसमीका वाला और मध्य पद को तोड़कर, कुछ प्रश्न है उसके आधार पर देखते हैं किस प्रकार से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। तो पहला है 5x प्लस में 15, यानी कि कौन सा है, तो सार वाला है। सार गुणनखंड मतलब सार जो फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर लेके, तो 5x प्लस में 15, यानी इसमें भी 5 दिख रहा है और इसमें भी 5 गुने में 3 5 दिख रहा है, यानी 5 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, इसमें क्या बचेगा x, इसमें क्या बचेगा 3, यानी इसका गुणनखंड निकल गया। दूसरा देखते हैं क्या है, 9a² माइनस 16b², यानी a², 9b 3 का स्क्वायर है और 16 भी 4 का स्क्वायर है। तो इसे इस रूप में तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब इस आधार पर सब समीकरण के आधार पर क्या हो जाएगा जी, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्थान पर कितना है, तो 3a प्लस में 4b इंटू 3a माइनस में 4b। तीसरा देखिए y² माइनस 10y प्लस में 25। तो यहाँ देखते हैं पहले कि अगर सर्वसमीका का उपयोग करके होता है कि नहीं, तो y² ठीक है, अगर इसको a मानते हैं, a² बराबर क्या है y का स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा जी, a बराबर y। और ये b का स्क्वायर बराबर अगर 25 हो तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा 5। अब इसमें देखना मुझे 2ab, तो 2 कितना है, 2a कितना है बाई, b कितना है 5, यानी कि 10 बाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला हो जाएगा, यानी कि कौन सा सर्वसमीका पर आधारित हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। इसे लिख सकते हैं कि बाई माइनस 5 के होल स्क्वायर का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा y माइनस 5 इंटू y माइनस 5, इसका सर्वसमीका निकल गया, मतलब इसका क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। चौथा देखिए m² प्लस 8m प्लस में 12। अब ये क्या मतलब निकल सकता है उसके आधार पर, सर्वसमीका के आधार पर, तो सिंपल सा तरीका, 12 तो जनरली देख नहीं 12 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा, मध्य पद को तोड़कर। तो मध्य पद को तोड़ने में क्या था, a गुना c करें, a इसका कितना है, तो a इसका जो है, फिर चौथा m² प्लस 8m प्लस 12। तो चलिए इसके मध्य पद को तोड़ कर देखते हैं। तो a बराबर कितना दिया है, इसमें a दिया है और c बराबर कितना दिया है 12। तो a गुना c करने पर क्या हो जाएगा, 1 गुना में 12 बराबर कितना हो गया 12। अब बीच में जो पद है मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि उसका क्या गुणनखंड कितना 12 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 8m आ जाए। तो 12 को तोड़ सकते हैं किस रूप में, तो 3 गुना 4 के रूप में, 2 गुना 6 के रूप में। तो 3 4 7 आएगा, 2 6 8 आएगा, यानी कि किस रूप में टूटेगा, p और q जो निकालना होता है, एक p 2 है, q कितना 6 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से कि m² प्लस में 2m प्लस में 6m प्लस में कितना 12। अब सार लेते हैं तो m लेते हैं इसमें, तो m क्या है, m प्लस में 2 बचेगा, इसमें कितना 6 को लेते हैं तो कितना बचेगा, m प्लस में 2 बचेगा, m प्लस 2 m प्लस 2 दोनों तरफ कॉमन हो गया, तो क्या यहाँ हो जाए m प्लस 2, इसमें क्या बच गया, तो m बच गया, इसमें क्या बचा 6 बचा, यानी सर क्या निकल के आ गया, ये गुणनखंड निकल के आ गया, m प्लस 2 इंटू m प्लस में 6। चलिए पांचवा 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये भी लग रहा है कि मध्य पद को तोड़कर ही निकलेगा। तो किस प्रकार से देखते हैं कि पहला इसमें क्या था, a गुना c करना, a कितना है इसमें जी, a आपका है 2, c कितना आपका, तो c है 3, तो a गुना c करने पर कितना हो जाएगा, 2 गुना में 3 बराबर कितना 6। अब p और q निकालें तो 6 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 3 के रूप में और 1 गुना 6 के रूप में। तो 2 और 3 जोड़ने पर तो 7 नहीं आएगा, 1 और 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2x² प्लस में x प्लस में 6x प्लस में कितना 3। अभी हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं किस प्रकार से, तो इसमें कॉमन जो होगा x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, और यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन लेते तो क्या बचेगा 2x प्लस में 1। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यहाँ दोनों जगह पर कॉमन है, तो सारा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा जी, तो 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू x प्लस में 3।
इसका निकल गया सार गुणनखंड, इसका सार गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकल गया। सार इसमें 2x + 1 आया दूसरे वाले में, पहले वाले में x लिए, इस तरह से कितना लिए 3 लिए। छठा x³ + x² - 4x - 4। अब यहाँ देखिए कि सार लेते हैं किस प्रकार समूहिक करके लिया जाए। समूहिक यहाँ ये दोनों को क्या करते हैं, एक जगह कर लेते हैं, ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, यानी कि x में दोनों में कॉमन लेते हैं, x² को कॉमन लेते तो क्या बचेगा x + में 1, और यहाँ -4 को कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा आपका x + में 1। अब दोनों जगह कॉमन यहाँ पर क्या आ गया x + 1 आ गया, तो यानी कि x + 1 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x² - में 4। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।